स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट किया था। यूनिट 1 एमसीक्यू कॉलेज मटेरियल से, ठीक है। उसी में आगे बढ़ रहे हैं हम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यूनिट 1 फ्रॉम कॉलेज मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट कर दिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 33 से आज आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एन इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज पर्पस। मतलब इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम खुद के पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा। आंसर सी, प्राइमरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 34, द डेटा विच हैज बीन ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स। किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है बट यूज बाय इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर उसका यूज करेगा। किसी और ने कलेक्ट किया है, इन्वेस्टिगेटर उसका यूज करेगा, तो ऐसे डेटा को क्या कहेंगे हम? सेकेंडरी डेटा कहेंगे। आंसर इज डी, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों की डेफिनेशन हमने देखी थी, उसके अंदर से ये क्वेश्चन है। उसके बाद आगे 35 नंबर, if an investigator himself fills the form of questions। इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? क्वेश्चन का फॉर्म अपने खुद से फिलअप करता है, भरता है, आंसर्स लिखता है। बाय आस्किंग फेस टू फेस क्वेश्चंस। फेस टू फेस क्वेश्चन मतलब पर्सनली जाके मिलता है, जो इन्फॉर्मेंट्स है उनको क्वेश्चंस करता है और उसके आंसर्स अपने खुद से लिखता है। अपने खुद से आंसर्स लिखता है, इसलिए उसको कहते हैं शेड्यूल्स, प्रश्नावली, है ना। फेस टू फेस क्वेश्चंस टू इन्फॉर्मेंट्स। इन्फॉर्मेंट्स को क्वेश्चंस पूछकर उसके आंसर्स अपने खुद से इन्वेस्टिगेटर लिखेगा। इट विल बी कॉल्ड शेड्यूल्स। उसको शेड्यूल्स कहेंगे। शेड्यूल्स सेंड थ्रू एन्यूमरेटर्स हमने देखा था मेथड नंबर 5, है ना। तो शेड्यूल्स लिखेंगे। आंसर्स ए, 35 का आंसर ए, शेड्यूल। Now question number 36. 36 में क्या है? If an investigator sending the form of questions to the informant and informant himself fills the form। मतलब क्या हो गया कि वो क्वेश्चनरी जो बनाई थी वो उनको सेंड करता है इन्फॉर्मेंट्स को। कैसे? तो यहाँ था मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, पोस्ट द्वारा प्रश्नावली निर्मित। वो मेल के थ्रू, पोस्ट द्वारा, टपाल द्वारा क्वेश्चनरी मोकल से। तो यहां लिखेंगे हम क्वेश्चनरी, और जो खुद लेके जाता है एन्यूमरेटर उसको बोलते हैं शेड्यूल्स। दोनों બંનેનો अर्थ प्रश्नावली થાય बेटा। પણ યાદ રાખવાનું કે જે ઇન્વેસ્ટિગેટર યા એન્યુમરેટર પોતે લઈને જાય છે અને પ્રશ્નો પૂછે છે, માહિતી એકઠી કરે છે, પોતાની જાતે ભરે છે ઇન્વેસ્ટિગેટર યા એન્યુમરેટર, તો એના માટે શેડ્યુલ્સ કહેવાય। અને જ્યારે ઇન્ફોર્મન્ટ્સ જાતે ભરે છે, ઉત્તરદાતાઓ પોતે પોતાની જાતે અંદર જવાબો લખે છે, देन इट इज नोन एज क्वेश्चनरी। उसको क्वेश्चनरी कहते हैं। ये दोनों का डिफरेंस है। क्वेश्चनरी आंसर रहेगा क्वेश्चनरी बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, Which of the following method of primary data collection requires the informant should be literate? कौन सी मेथड के अंदर इन्फॉर्मेंट्स लिटरेट, लिटरेट मतलब अक्षर ज्ञान वाला, जिसको लिखना पढ़ना आता है, ऐसे इन्फॉर्मेंट्स होने चाहिए। किस में? तो क्वेश्चनरी बाय मेल या पोस्ट द्वारा प्रश्नावली निर्मित। वो पढ़े लिखे होंगे तो क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आंसर्स लिखकर वापस इन्वेस्टिगेटर को भेजेंगे, ठीक है। इसलिए मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड आंसर रहेगा 37, मेल्ड क्वेश्चनरी।
mailed questionnaire method. नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। 38 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन कैन बी यूज्ड इफ स्टडी एरिया इज नेरो। स्टडी एरिया इज नेरो मतलब तपासનું કાર્યક્ષેત્ર મર્યાદિત છે, લિમિટેડ ફિલ્ડ્સ ઓછા કાર્યક્ષેત્રમાંથી લિમિટેડ ફિલ્ડમાંથી ડેટા કલેક્ટ કરવાનો છે एंड एक्यूरेसी इज इम्पोर्टेंट। एक्यूरेसी मतलब चौकसाई, चौकसाई વધારે રાખવાની છે, एक्यूरेसी हमको ज्यादा रखनी है और नैरो फील्ड है, ओछा कार्यक्षेत्रમાંથી कम कार्यक्षेत्र के अंदर से डेटा हमको कलेक्ट करना है। तो कम कार्यक्षेत्र होगा तो हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं जिसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा होगी। प्रत्यक्ष तपासनी રીતનો यूज કરીશું। ओके, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आंसर इज ए, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं ब्लैंक इज प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंस। क्रम अनुसार डेटा ने गोठवीशो एंड ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डेटा को डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे डेटा को अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग क्रम के अंदर डिवाइड करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देखना हमने लिखी है और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के 4 पॉइंट्स भी लिखे हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का ये डेफिनेशन था कि ग्रुप वाइज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे डेटा को अरेंज करते हैं, इस अरेंजमेंट को हम क्लासिफिकेशन कहेंगे। तो आंसर इज ए, क्लासिफिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा बेस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं है? सबसे पहले कौन सा है वो देख लेते हैं। देखो, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन पहला, दूसरा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसको टाइम सीरीज भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट था क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और फोर्थ पॉइंट था क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जिसको कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इस तरह से 4 क्लासिफिकेशन के बेस है। फिर से बता रहा हूं, जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ये 4 के अलावा कुछ और दिया है तो वो क्लासिफिकेशन का टाइप्स नहीं है या बेस नहीं है। चलो देखो, जियोग्राफिकल दिया है, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड वेटेज क्लासिफिकेशन। तो वेटेज क्लासिफिकेशन इज नॉट अ बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आंसर रहेगा डी, वेटेज क्लासिफिकेशन। वेटेज क्लासिफिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर का क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन कंट्री। पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन कंट्री, कोई एक देश की वस्ती फॉर डिफरेंट ईयर्स। तो यहां पे आपको अंडरलाइन करना है डिफरेंट ईयर। तो ईयर आए, क्वार्टर, मंथ, वीक, ये सब क्या बताता है? टाइम बताता है। तो टाइम के रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसको टाइम सीरीज कह सकते हैं या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। आंसर देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल दिया हुआ है इसलिए आंसर लिखेंगे बी, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। द यील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट पर हेक्टर दीठ कृषि उत्पादन फॉर डिफरंट कंट्रीज, जुदा जुदा देशों, डिफरंट कंट्रीज इन सम गिवन पीरियड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक क्लासिफिकेशन। चलो यहां पे हमको अंडरलाइन करना है डिफरेंट कंट्रीज। तो कंट्री मतलब लोकेशनल डिफरेंसेस के आधार पे क्लासिफिकेशन हुआ। कंट्री होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट होगा, है ना,
कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सिटी। तो ये सब क्या बताता है, उसका लोकेशन, स्थल बतावे छे। तो लोकेशनल डिफरेंसेस के आधार पे क्लासिफिकेशन हुआ, इसलिए हम उसको कहेंगे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। आंसर इज ए, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या है, इफ द डेटा आर क्लासिफाइड, डेटा को क्लासिफाई करना है इनटू ओनली टू क्लासेस विथ रिस्पेक्ट टू एन एट्रीब्यूट लाइक प्रेजेंस और एब्सेंस। अच्छा चलो, इसके दो पार्ट कौन से होंगे। सबसे पहले तो पर्सन है, जो पर्सन है वो एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ एक ही एट्रीब्यूट के आधार पर मैंने क्लासिफिकेशन किया है, ओनली वन एट्रीब्यूट। तो एक ही एट्रीब्यूट के आधार पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसको हम कहेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन। एक से ज्यादा होगा तो मैनीफोल्ड लिखते थे, है ना। तो यहाँ पे पर्सन, उसके दो पार्ट बनाए, एब्सेंस प्रेजेंस। जैसे जेंडर, उसके दो पार्ट बनाते हैं, मेल फीमेल। तो एक मेन कैरेक्टर होता है, उसके दो पार्ट पड़ते हैं। तो जो मेन कैरेक्टर है वो एक ही है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे एक एट्रीब्यूट के आधार पे क्लासिफिकेशन हुआ, इसलिए सिंपल क्लासिफिकेशन। तो आंसर रहेगा सी, सिंपल क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर का क्वेश्चन देखो अंदर, if the given population is divided into classes on the basis of simultaneous study, simultaneous study मतलब एक साथ अभ्यास करवानो छे, more than one attribute, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट। भाई एक से ज्यादा एट्रीब्यूट होंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, मैनीफोल्ड। फिर उसके अंदर कॉम्प्लेक्स, है ना, वन वे, टू वे, थ्री वे, मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा वेरिएबल, ठीक है। तो मोर देन वन एट्रीब्यूट एट अ टाइम, देन ऑल्सो इट इज टर्म एज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। बी लिखेंगे, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर देखो, फॉर द एट्रीब्यूट्स इंटेलिजेंस द various classes may be genius, very intelligent, average intelligent, below average and dull। तो यहां पे क्या हो गया, देखो कितने पार्ट्स पड़े, जीनियस, फिर वेरी इंटेलिजेंट, फिर एवरेज इंटेलिजेंट, बिलो इंटेलिजेंट या बिलो एवरेज एंड डल। 1 2 3 4 5 पांच एट्रीब्यूट हो गए। तो 5 एट्रीब्यूट्स हो गए, इसलिए वहां क्या लिखेंगे हम, मैनीफोल्ड, एक से ज्यादा, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। आंसर इज बी, मैनीफोल्ड। क्लासिफिकेशन। नाउ 46 नंबर। 46 में क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर इज कॉल्ड। चलो, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, ऐसे कैरेक्टर जिसको हम नंबर से डिनोट नहीं कर सकते। एवी संख्याओं जेने આપણે સંખ્યા, એવા પદો કે જેને આપણે સંખ્યામાં દર્શાવી सकता નથી। These all are known as qualities, उसको क्वालिटीज कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी, है ना, ऑनेस्टी, प्रामाणिकता, इन्हें संख्याમાં दर्शावाय ना दर्शावाय, देन इट इज क्वालिटी। तो जो क्वालिटी है उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते थे, और जिसको नंबर्स से बता सकते हैं उसको हम वेरिएबल कहते थे। तो यहाँ क्वालिटीज है, इसलिए आंसर लिखना पड़ेगा एट्रीब्यूट्स, गुणधर्म। ए, एट्रीब्यूट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम, तो क्रोनोलॉजिकल जिसके अंदर टाइम पीरियड रहता है, ईयर, मंथ, वीक, क्वार्टर, डेज, है ना। तो जहां टाइम पीरियड इन्वॉल्व होगा उसको हम कहेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या उसका दूसरा नाम है
टाइम सीरीज एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको दिया है टाइम सीरीज, आंसर इज ए, टाइम सीरीज, ए टाइम सीरीज। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? बिफोर यूजिंग सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा का यूज करने से पहले वन हैज टू चेक, हर इंसान को चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? उसका एक्यूरेसी चेक करेंगे, उसका रिलायबिलिटी चेक करेंगे, उसका एडिक्वेंसी चेक करेंगे, था ना? ये कौन से क्वेश्चन के अंदर आया था? तो प्रेक्यूएशंस बिफोर यूजिंग सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा यूज करने से पहले कौन से प्रेक्यूएशंस रखना है? 5th नंबर का क्वेश्चन था कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर, है ना? उसमें आया था ये पॉइंट कि उसकी एक्यूरेसी, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी एडिक्वेंसी, ये सब चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका यूज कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, सूटेबिलिटी, ये सब कुछ चेक करेंगे हम, इसलिए आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 49, अभी जगह 2 और हो जाएंगे, देखना। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब संख्यात्मक लक्षणों, जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, संख्या में दर्शावी सकिए छे। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, मार्क्स, ये सबको हम टेम्परेचर, ये सबको हम नंबर्स से डिनोट कर सकते हैं, संख्या में दर्शावी सकिए छे। संख्या में दर्शावी सकिए तो एने कहेवाय क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब वेरिएबल, और जेने संख्या में न दर्शावी सकिए एने कहेवाय क्वालिटीज, और क्वालिटीज मतलब एट्रीब्यूट्स, और क्वांटिटीज मतलब वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ आंसर रहेगा वेरिएबल बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का क्वेश्चन। नंबर ऑफ ट्रेन्स अराइव एट प्लेटफॉर्म ऑन पर्टिकुलर डे। चलो किसी एक दिन प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी ट्रेन्स आती है? चलो 0 आएगी, 1 आएगी, 2, 3, 5, 50, 55, 100, लेकिन पॉइंट में आएगी आधी ट्रेन आई, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, है ना? आधी ट्रेन नहीं आती है, पूरी ट्रेन ही आती है। तो यहाँ इंटीग्रल वैल्यू से एज्यूम करेगा, तो इंटीग्रल वैल्यू से एज्यूम करता है, इसलिए आंसर हमको लिखना है, क्या लिखना है? डिस्क्रीट वेरिएबल। ओके, चलो देखो, नंबर ऑफ ट्रेन्स अराइव एट प्लेटफॉर्म ऑन पर्टिकुलर डे इज एन एग्जांपल ऑफ बी, डिस्क्रीट वेरिएबल। तो यहां मैंने क्वेश्चन नंबर 33 से क्वेश्चन नंबर 50 तक खत्म किया है, इतना लिख दो, ठीक है? उसके बाद मैं आगे पढ़ा रहा हूं। नाउ 51 नंबर, क्वेश्चन नंबर 51, टेम्परेचर ऑफ अ सिटी। अब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ऑफ सिटी, कोई शहरનું तापमान, तो टेम्परेचर पॉइंट में भी होगा, पॉइंट बगैर भी होगा, इंटीग्रल भी होगा, फ्रैक्शनल भी होगा। 32 डिग्री, 16 डिग्री, अभी ठंडी चल रही है तो टेम्परेचर कम है, 16, 17.8, 15, इस तरह से चल रहा है। तो टेम्परेचर पॉइंट में आ सकता है, इसलिए कंटिन्यूअस वेरिएबल। यहाँ आंसर गलत दे दिया है मैंने, 51 का आंसर होगा कंटिन्यूअस वेरिएबल, आंसर सी। करेक्शन कर लेना कभी गलत हो तो, बाकी करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन 51, आंसर सी, कंटिन्यूअस वेरिएबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, 53 नंबर लिख देता हूं, 54 बहुत ज्यादा टाइम बिगड़ता है, 55, 56, 57, 58, 59, 60। उसके बाद भी आगे पढ़ाने वाला हूं, ये सब जगह खाली है, आप लोग टेंशन में मत आना। चल 51 हो गया। 52, अ स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन मतलब संख्यात्मक वर्गीकरण, जिसके अंदर क्वांटिटी मतलब नंबर्स के आधार पे हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है उसका मैंने आपको दूसरा नाम बताया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके 2 टाइप्स थे, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को दूसरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आंसर रहेगा डी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
नाउ क्वेश्चन नंबर 53 में इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी इज शोन इन द ब्लैंक। तो सोर्स ऑफ डेटा को हम कहाँ लिखेंगे? सोर्स नोट में लिखेंगे। डेटा हमको कहाँ से मिला उसके बारे में लिखना है। फ्रॉम वेयर वी गेट इंफॉर्मेशन, फ्रॉम वेयर इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन, इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है उसके बारे में लिखना है, तो उसको कहेंगे आप सोर्स नोट। ठीक है, तो आंसर इज सोर्स नोट ए, सोर्स नोट। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, द वाइटल पार्ट ऑफ द टेबल। टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वाइटल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेबल कौन सा है? तो बॉडी ऑफ टेबल। ये सब एमसीक्यूज हम ऑलरेडी हमारे रेगुलर पैम्पलेट्स के अंदर देख चुके हैं, आपको पता होगा। ठीक है, जिसने कंप्लीटली पूरे से लेके पूरा सिलेबस, स्टार्टिंग से लेके अभी तक का पूरा सिलेबस एकदम कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा है और एकदम कंप्लीट नोटबुक बनाई है, उसको सब कुछ पता चल रहा है। ठीक है, ओके। तो बॉडी मतलब बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, द लॉजिकल लिस्टिंग ऑफ रिलेटेड क्वांटिटेटिव डेटा इन वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। तो कॉलम्स और रोज के अंदर डेटा को हम डिवाइड करते हैं या अरेंज करते हैं। कॉलम्स उभा स्तंभों, रोज आड़ी हरोड़। तो कॉलम्स और रोज के अंदर जो डेटा को अरेंज करेंगे उसको हम टैब्यूलेशन कहते हैं। टैब्यूलेशन की डेफिनेशन में देखना मिल जाएगा आपको। आंसर इज ए, टैब्यूलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, which of the following is not essential part of statistical table। स्टैटिस्टिकल टेबल का कौन सा एसेंशियल पार्ट्स नहीं है? अब पहले कौन से है वो देख लेते हैं। सबसे पहले था टेबल नंबर, फिर टाइटल, फिर कैप्शंस, फिर स्टॉप्स, फिर बॉडी के बाद 3 नोट्स थी। कौन सी? हेड नोट, फुट नोट एंड सोर्स नोट। तो 8 पार्ट्स थे, 8 पार्ट्स ऑफ टेबल थे। वो इसके अंदर यहाँ पे जो पॉइंट मैं बोला उसके अलावा कोई दिया है तो वो टेबल का पार्ट नहीं है। बॉडी है, स्टब्स है, कैप्शंस है, तो एट्रीब्यूट नहीं है, एट्रीब्यूट डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, रो हेडिंग्स। रो के जो हेडिंग्स है, आड़ी हरोड़ना जो हेडिंग्स थे जो हम लेफ्ट साइड पे लिखते थे उसको कहेंगे स्टब्स। रो हेडिंग्स, स्टब्स, बी। देन 58 नंबर, कॉलम हेडिंग्स जो ऊपर की साइड पे हम लिखते हैं, ऊपर की साइड पे, जैसे जेंडर उसके 2 पार्ट बनाते हैं, मेल फीमेल। तो ये जो ऊपर की साइड पे टाइटल लिखते हैं या कॉलम्स जो है ઊભા સ્તંભો જે છે એના જે टाइटल લખવામાં આવે दे आर नोन एज, बोलो, कैप्शंस कहते हैं उसको। तो आंसर इज कैप्शन सी। नाउ 59 में क्वेश्चन नंबर 59, एक्चुअल न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन એટલે સંખ્યાત્મક કિંમતો। टेबल के अंदर जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन हमने डाला, जो संख्यात्मक किंमतों नाखी, ये संख्यात्मक किंमतों ने शू कहेवामां आवशे? तो बॉडी ऑफ टेबल 59 नंबर के अंदर आंसर रहेगा बॉडी, आंसर ए, बॉडी। नाउ 60 नंबर, ब्लैंक गिव्स explanation about data contained in the major part of the table and it is placed below the title of table। टेबल के नीचे, टाइटल के नीचे लिखते हैं। जनरली इट इज पुट इन ब्रैकेट्स। जनरली है ना ब्रैकेट में लिखी है। तो ब्रैकेट में कौन सी नोट लिखते थे? जैसे सेल्स तो ब्रैकेट में लिखते थे इन 1000 रुपीज। हाइट ब्रैकेट में लिखते थे इन सेंटीमीटर्स। वेट ब्रैकेट में लिखिए थे इन किलोग्राम्स। तो ऐसे ब्रैकेट में जो नोट लिखते हैं तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, इट इज पुट इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखते हैं उसको हम कहते हैं हेड नोट। याद रखना, मैंने पहले भी लिखाया है, ये पार्ट्स ऑफ टेबल पूरी डिटेल के साथ मैंने समझाए थे, आपको याद भी होगा क्योंकि वो क्वेश्चन लर्न भी करने को बोला था। ठीक है, तो हेड नोट आएगा, आंसर डी, हेड नोट। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 देखो, ब्लैंक इज मस्ट इन टैब्यूलेशन if the
सेकेंडरी डेटा आर यूज, सेकेंडरी डेटा का यूज किया होगा। सेकेंडरी डेटा मतलब गौण माहिती, जिसको हम कहाँ से निकालते हैं, सेकेंडरी डेटा हमको कहाँ से मिलता है, तो सब देखे थे पॉइंट्स। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, इंटरनेशनल बॉडीज, है ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो ये सब डेटा हम किसी और के पास से लेते हैं, उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। तो वो कहाँ से लिया उसके बारे में लिखना है। फ्रॉम वेयर ઇન્ફોર્મેશન હેઝ બીન ટેકન, ઇન્ફોર્મેશન ક્યાંથી મેળવવામાં આવેલી છે એના વિશે લખીશું। तो सेकेंडरी डेटा अगर है तो उसका हम सोर्स लिखेंगे कि कहाँ से हमको डेटा मिला, तो सोर्स नोट मस्ट हो जाएगी, सोर्स नोट जरूरी થઈ જશે। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 61, ब्लैंक इज मस्ट इन टेबुलेशन इफ द सेकेंडरी डेटा आर यूज। सेकेंडरी डेटा का हम यूज करेंगे तो सोर्स नोट मस्ट होगी, सोर्स नोट જોઈશે। માહિતી ક્યાંથી મળી એના વિશે લખવું પડશે। તો આન્સર ઇઝ સી, સોર્સ નોટ। 62, क्वेश्चन नंबर 62, टेबल कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। टेबल किस तरह से क्लासिफाई नहीं कर सकते, वर्गीकृत नहीं थતું। जो अंदर सिंपल टेबल देखा था, कॉम्प्लेक्स टेबल आता है, स्पेशल पर्पस टेबल आता है। तो कौन सा टेबल नहीं आता है, टाइप्स ऑफ टेबल देखे थे हमने, प्राइमरी टेबल नहीं आता है। ठीक है, प्राइमरी टेबल, आंसर इज ए, प्राइमरी टेबल। ये टेबल का टाइप्स नहीं है। 63 नंबर, 63 में क्या है, ब्लैंक गिव इंफॉर्मेशन अबाउट टू इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। टू इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बीजानी साथे संबंधित लक्षणों दर्शावे छे, जैसे हाइट और वेट, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। बच्चा है, छोटा है, हाइट कम होगी, वेट भी कम होगा। जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी हाइट भी बढ़ेगी, वेट भी बढ़ेगा। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। एज ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ वाइफ, पति की उम्र बढ़ेगी तो धीरे धीरे पत्नी की उम्र भी बढ़ने वाली है। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड, एक बीजा साथे संबंधित है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड सेल्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बढ़ेगा तो सेल्स भी बढ़ेगा। तो ये दो वेरिएबल होते हैं वहां, इसलिए हमको बनाना पड़ेगा टू वे टेबल। ठीक है, आंसर रहेगा टू वे टेबल। 63 नंबर का आंसर सी, टू वे टेबल। 64 नंबर, 64 नंबर, टेबल शोइंग कंट्रीब्यूशन फॉर अ कॉलेज ट्रिप। कॉलेज ट्रिप का कंट्रीब्यूशन बताया, ये सब हमने किया था। सर्वेंट्स इतने लेकर गए, टीचर्स इतने लेकर गए, स्टूडेंट्स इतने थे, है ना। किसी स्टूडेंट्स ने एवरेज इतना रुपया दिया था, सभी ने टोटल इतना रुपया दिया था। सर्वेंट्स को फ्री में लेकर गए थे, टीचर ने थोड़ा ज़्यादा रुपया दिया था। ये सब हमने किया था टेबुलेशन के टाइम। ओके, तो टेबल शोइंग कंट्रीब्यूशन फॉर अ कॉलेज ट्रिप अकॉर्डिंग टू फैकल्टी वाइज मेंबर्स के अंदर स्टूडेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड टीचिंग स्टाफ, ये पहला एट्रीब्यूट। दूसरा एट्रीब्यूट जेंडर, मेल फीमेल, और फिर फैकल्टी, तीसरा एट्रीब्यूट कॉमर्स साइंस। तो तीन एट्रीब्यूट है। तीन एट्रीब्यूट के आधार पे हम टेबल बनाएंगे तो उसको कहेंगे थ्री वे टेबल या ट्रिपल टेबल। टाइप्स ऑफ टेबल में देखा था, तो यहाँ आंसर रहेगा थ्री वे टेबल एंड जनरल पर्पस टेबल। थ्री वे एंड जनरल पर्पस, क्यों जनरल पर्पस, सभी उसका यूज कर सकते हैं ना। स्पेशली सिर्फ कोई एक व्यक्ति उसका यूज नहीं कर सकता है। कॉलेज के अंदर सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो सभी बच्चे उसका यूज कर सकते हैं, इसलिए वो जनरल पर्पस टेबल होगा। आंसर बी, थ्री वे टेबल एंड जनरल पर्पस टेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, यह आज के लेक्चर का लास्ट, उसके बाद जितने बाकी रहेंगे वो कल के लेक्चर। टेबल यूज्ड टू फाइंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो मैं टेबल बनाऊंगा वो किस काम में लगेगा, चलो तो सीधी बात है, मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए टेबल बनाया तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के ही काम में लगेगा, और कोई काम लगने वाला नहीं है, इसलिए उसको कहेंगे हम स्पेशल पर्पस टेबल। हमारा पर्पस क्या है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना।
इसलिए वो कहलाएगा स्पेशल पर्पस टेबल। चलो आंसर ए स्पेशल पर्पस टेबल। समझ गए? वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख देना, ठीक है। 65 तक हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 66 से 94 तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके बेटा, तो बाय एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।